हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया होगे भाई। ठंड पड़ रही है शानदार। तो टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। देखो यार, वर्ड जो लिख रहा है ना काइनेटिक्स, इस काइनेटिक्स वर्ड का मीनिंग ही क्या है? मोशन। और जब हम मोशन की बात करते हैं तो अपनी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? रेट को। क्या रेट? तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसको? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ हम फैक्टर भी स्टडी करने वाले हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? दैट ब्रांच ऑफ physical chemistry which deals with rate of reaction and the factor affecting it and the factor affecting it। तो देखो, दो ही वर्ड है भाई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। एक तो है रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और एक क्या है? फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे। अब हम बात करें कि रेट आपकी रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप है वो है अपना कौन सा? वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो कब हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। सुनना, ऐसी रिएक्शन जो कब हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसी को कहते हैं हम, पता है क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो थ्योरी हम ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, सिर्फ पॉइंट पे आ रहे हैं। ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी हमें पता ही नहीं चलेगा। और इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है ना, वो टाइम है 10⁻⁻14 और 10⁻⁻16 सेकेंड। सिर्फ इतना ही टाइम लगता है। अब सर एग्जाम्पल क्या है इसके? ऑल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे आपने AgNO3 लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई आपने? NaCl के साथ कराई, तो क्या मिलेगा? AgCl। और AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है बेटा, वो होता है वाइट कलर का। AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है किस कलर का? वाइट कलर का। ये मिल गया प्रेसिपिटेट। और एग्जांपल ले लो, सपोज करो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले रहे हो, HCl प्लस NaOH। तो यहाँ क्या बन रहा है आपका? NaCl प्लस H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी का एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन तो है और न्यूट्रलाइजेशन भी है। पहली रिएक्शन थी वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो है बेटा वो है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। देखो, एक रिएक्शन तो ऐसी थी जो कब हो गई पता नहीं चला। एक रिएक्शन ऐसी है जो कब होगी खत्म ये पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। और एग्जाम्पल ले लें इसके, जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ करा दें। किसके साथ? H2 के साथ। और किस पर करा रहे हैं हम? रूम टेम्परेचर पर, एट
रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका मीथेनॉल CH3OH। तो इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें नहीं पता होता, मतलब बहुत बहुत टाइम लगता है। और थर्ड रिएक्शन होती है हमारी क्या, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। थर्ड है हमारी कौन सी, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। देखो फर्स्ट रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कब हुई हमें पता नहीं चला। सेकंड रिएक्शन कब होगी हमें ये पता नहीं है। और थर्ड रिएक्शन जो है वो है मॉडरेट और स्लो। हम इसके लिए टाइम फाइंड कर सकते हैं। वी कैन मेजर the time for these type of reaction, अब एग्जाम्पल क्या है इसके, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एग्जाम्पल जो है बेटा वो क्या है इसके, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे बात करें डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, एग्जाम्पल ले लेते हैं नीचे अपन। एग्जाम्पल है, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। जैसे देखो H2O2 का डीकम्पोजिशन करें तो H2O2 का डीकम्पोजिशन करने पर एक तो हमें मिलता है क्या, H2O, एक क्या मिलेगा हमें, O2। और रिएक्शन ले लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कर दो आप करना चाहो। अब रिएक्शन ऑफ NO विथ क्लोरीन करा दो, जैसे NO के रिएक्शन में Cl2 के साथ करा दूं तो क्या बनेगा, NOCl2। तो जो ये मॉडरेट और स्लो रिएक्शन है इन्हीं के लिए हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्हीं के लिए क्या होगा, रेट डिटरमाइन इन्हीं के लिए ही होगा। इनके अलावा किसी के लिए आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ याद रखो 3 रिएक्शन होंगी, पहली कौन सी होगी, वेरी फास्ट, दूसरी कौन सी होगी, वेरी स्लो, तीसरी कौन सी होगी, मॉडरेट। पहली कब हुई पता नहीं, दूसरी कब होगी पता नहीं। जब यार यही नहीं पता कि कब रिएक्शन हो गई और कब रिएक्शन होगी तो आप रेट तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। भाई रेट डिटरमाइन कब कर सकते हो, जब आपको क्या पता हो, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पता हो। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाते जाओ भाई, साथ साथ नोट्स अच्छे होने चाहिए। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। और बेटा ये बच्चों वाला मेथड है, आगे से मैं रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में लिखूंगा, ROR समझ जाना, ROR क्या है। तो देखो ROR हम कैसे निकालते हैं, ROR इक्वल टू चेंज इन concentration of reactant, R means reactant, or product, change in concentration of reactant or product with respect to change in time, with respect to change in time, so देखो भाई इधर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें। क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना प्लस माइनस डेल्टा C चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सर यहाँ पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है बेटा, जब आप प्रोडक्ट के लिए रेट निकाल रहे हो, क्या बोला मैंने, जब आप प्रोडक्ट के लिए रेट निकाल रहे हो तो यूज करो क्या, पॉजिटिव। ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए।
और बेटा जब आप रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो तब यूज करो सिंबल कौन सा, नेगेटिव। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए यूज करो क्या, नेगेटिव। यहां तक क्लियर होगा सभी को मेरे अकॉर्डिंग? लिख देता हूं, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट, नेगेटिव फॉर विच वन, रिएक्टेंट। नेगेटिव फॉर विच वन, रिएक्टेंट। यहां तक नोट करो बेटा जी, फिर आगे चलते हैं इससे। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक चीज देखना, एक रिएक्टेंट आर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में। रिएक्टेंट आर किस में जा रहा है, प्रोडक्ट पी में। टाइम अगर जीरो है, टाइम अगर जीरो है मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। अगर इसकी कंसंट्रेशन सी है तो इसकी क्या होगी, निल। अब मैंने कोई टाइम पीरियड टी सेकंड ले लिया जिसमें एक्स मोल पर लीटर क्या बन रहा है, पी। एक्स मोल पर लीटर क्या बन रहा है, पी। तो ये क्या होगा, सी माइनस एक्स। ये क्या होगा, सी माइनस एक्स। तो यार एक पॉइंट देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है रिएक्शन में, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होती है। टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। टाइम इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। यहां पर ये हमारा कंसंट्रेशन आ गया, मोल पर लीटर, यूनिट जरूर लिखना भाई, मोल पर लीटर। और ये टाइम है, टाइम ले रहे हैं किसमें, सेकंड में। जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो एक चीज समझना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहां पर ये रिएक्टेंट है, सपोज करो ये सी था, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। कंप्लीट मैच मत करना, क्योंकि कभी भी कोई रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। कभी भी कोई रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। और ये किसका है, प्रोडक्ट का। तो समझना, ये ग्राफ तो इंडिकेट कर रहा है किसको, प्रोडक्ट को, और ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है किसके, आपको, रिएक्टेंट को। तो इधर देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जो वो बढ़ रही है और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घट रही है। ये ग्राफ है। अब बात करते हैं सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो यार एक बात सुनना, अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा है, अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो हम निकालते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और टाइम इंटरवल कम है तो हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है। क्लियर? तो देखो भाई, यहाँ पर मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, A2B है, टाइम इक्वल टू 0 है, ये C है, ये निल है, टाइम इक्वल टू T सेकेंड है, ये x मोल पर लीटर बना, ये C माइनस एक्स बना। तो यार एक चीज़ सुनना भाई, क्या बताना जा रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं क्या, विद रेस्पेक्ट टू A। कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, C माइनस एक्स फाइनल, इनिशियल क्या है C, अपॉन फाइनल टाइम क्या है T, इनिशियल क्या है 0। तो देखो C टू C क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन टी, क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन टी। तो देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आ रही है आपकी, सॉरी रिएक्टेंट की रेट क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर आप इसी को प्रोडक्ट के रेफरेंस में निकालो तो देखो बी मीन्स प्रोडक्ट, फाइनल इज एक्स, इनिशियल इज 0 अपॉन टी, एक्स माइनस 0 अपॉन टी। तो क्या आ रहा है, ये
एक्स अपॉन टी आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो एक चीज देखो, क्या मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है नहीं आ रहा? एक्स अपॉन टी। और इधर भी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? एक्स अपॉन टी। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिंबल। ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, दिमाग में फिक्स कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच वन? प्रोडक्ट। ओनली सिंबल विल बी व्हाट? नेगेटिव। ओनली सिंबल विल बी व्हाट? नेगेटिव। इस चीज को दिमाग में फिक्स करो और यहां तक इसको नोट कर लो। प्रोसीजर सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है यहां पर भाई। अगर मैं अब इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस में आपको पता है डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो वहां पर कैसे लिखेंगे? तो वहां पर जो लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना भाई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आखिर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे समझना। एवरेज रेट क्या आया था? आर एवरेज क्या आया था हमारा निकल के, ये बताओ सर। आर एवरेज आया था क्या? प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन क्या आया था? डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा टी टेंस टू क्या आ जाए? जीरो। डेल्टा टी टेंस टू क्या आ जाए? जीरो। तो आर एवरेज को लिखोगे आर इंस्टेंटेनियस, और ये होगा क्या? प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। क्या होगा? सिर्फ प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, सिर्फ इतना ही करना है। प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। क्लियर? अब एक चीज देखो, मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन स्टोक्योमेट्री के साथ दूं तो देखना, हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन in the form of स्टोक्योमेट्री। समझने की कोशिश करना, घबराना मत, टॉपिक इजी है बहुत। मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, m1a प्लस m2b gives n1c प्लस n2d। ये मैंने आपको इक्वेशन दी है। अब मैं यहां पर क्या क्या पूछने वाला हूं सुनना। मैंने आपसे पूछा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब ढंग से सुनना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो यहां क्या करो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी, ये तो करना ही करना है। अब इसके बाद क्या करना है सुनो भाई, यहां पर जो कोएफिशिएंट दिया है उससे डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, क्या लिख दो? 1/m1, और आगे लगाओ माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है। फिर रिएक्टेंट है, माइनस लगाओ 1/m2 डी बी अपॉन क्या आएगा? डी टी, इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है 1/n1 डी सी अपॉन क्या आएगा? डी टी, इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए क्या आता है? पॉजिटिव 1/n2 डी डी अपॉन डी टी। एक चीज याद रखो भाई, जब ओवरऑल निकाल रहे हो ना, जब ओवरऑल निकाल रहे हो तो कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिखोगे। जब 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 ओवरऑल
बोल डाला, जब ओवरऑल बोल डाला, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिख डाला, डिनोमिनेटर में लिख डाला, और लाइफ हुई झिंगालाला, लाइफ हुई झिंगालाला। सिर्फ ओवरऑल के केस में बोल रहा हूं मैं। अगर पर्टिकुलर निकालना हो, जैसे यहां पर ए रिएक्ट कर रहा है तो ए गायब हो रहा है तो डिसअपियर हो रहा है, बी डिसअपियर हो रहा है, सी बन रहा है अपीयर हो रहा है, डी अपीयर हो रहा है। तो देखो भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, जब भी पर्टिकुलर निकालो, जब भी पर्टिकुलर रेट निकालो ना, तो कभी भी कोएफिशिएंट का यूज मत करना। पर्टिकुलर के लिए कभी भी कोएफिशिएंट नहीं लगाना, यही बच्चा गड़बड़ करता है। अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी ये डिसअपीयरेंस है, अपीयरेंस नहीं है, मेरी मिस्टेक है भाई, सॉरी नहीं मांगूंगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ऑफ ए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालूं तो क्या होगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी, माइनस डी बी अपॉन डी टी। अब मैं निकालूं रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ सी। जब भी अपीयरेंस निकाल रहे हो ना, जब भी अपीयरेंस निकाल रहे हो तो भाई पॉजिटिव लगाना, लेकिन कोएफिशिएंट मत लगा देना गलती से। क्या मत लगा देना, कोएफिशिएंट गलती से मत लगा देना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या निकाल रहा हूं मैं, डी। तो याद रखो, पॉजिटिव लगाना है लेकिन कभी भी कोएफिशिएंट नहीं लगाना। जब ओवरऑल दे तभी लगाना है, ओवरऑल दे तभी लगाना है, उसके अलावा कभी भी नहीं लगाना है। बात सुन लो। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन से पहले एक नोट डाल के लिख लो। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोएफिशिएंट नहीं लगाना, नहीं लगाना। अब देखो भाई, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है, 2HI है, 2HI गिव्स S2 प्लस I2 है। इसके लिए फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। वेट अ मिनट बेटा, होल्ड करना। हाँ हाँ जी, क्या कह रहा है? मैं 20 मिनट में कॉल करूँ, लेक्चर चल रहा है अभी, लेक्चर रिकॉर्ड करना, 20 मिनट में कॉल करूँ। हाँ भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, घर से कॉल था, उठाना पड़ता है भाई, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको। सेकंड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI निकालना है। रेट ऑफ, सॉरी अपीयरेंस नहीं है, डिसअपीयरेंस है। रेट ऑफ डिस
appearance of HI, rate of appearance of H2 और rate of अपीरियंस ऑफ I2, ये फाइंड करने बेटा आपको। तो देखो परेशान मत हो ना, जब ओवरऑल निकालना है तो आपको बताया है कोएफिशिएंट लगाना है -1/2 d/dt, और ये क्या हो गया HI इक्वल टू प्लस d/dt, ये क्या हुआ H2 और प्लस d/dt क्या आया I2। तो देखो यहां पर एक चीज याद रखो हमेशा बेटा कि जब आपको ओवरऑल निकालना है ना तो कोएफिशिएंट लगाना है, लेकिन जब पर्टिकुलर निकालना है तो कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख दो -d/dt और HI, यहां पर भी नहीं लगाना, माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, d/dt क्या आ गया H2, अब यहां पर क्या आ जाएगा प्लस d/dt और आपका क्या आ गया I2। आपको कोएफिशिएंट नहीं लगाना है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए आप नेगेटिव लगा दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं भाई, वेट करो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वेट करिए। एयर ड्रॉप कहाँ है, एयर ड्रॉप यहाँ है। देखिए भाई क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, एडिट, देखो भाई पेंसिल कहाँ है, देखो क्वेश्चन क्या है समझना। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी है, तो भाई ये क्या होता है कोएफिशिएंट, तो ये क्या बना आपका 2, क्या बना आपका 2, ये क्या बना आपका 3, ये क्या बना आपका 4 और यहां क्या है 1। नेगेटिव साइन किसका होता है, रिएक्टेंट का, तो ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, तो देखना क्या रिएक्ट कर रहा है, 4A रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 2B के साथ, सॉरी 1B के साथ, V1 है 1B के साथ, तो 4A + B 2C + 3D। अब ये क्वेश्चन गिवन है A + 2B gives 6C + 2D minus delta A/delta T is given to this one. What will be the value of minus delta V/delta T? तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल कैसे निकालते हैं, ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल क्या होगी, -delta A/delta T, कोएफिशिएंट क्या है 1 तो लिखना ही नहीं है, इक्वल टू कोएफिशिएंट 2 है -1/2 डेल्टा B/ क्या हो गया डेल्टा T, हो गया सर यहां तक। अब निकालना क्या है भाई, निकालना हमें -delta B/delta T है, तो -delta B/delta T, अब ये 2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, -delta A/ किससे डेल्टा T से। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2 × 2 गिवन है 2.6 × 10⁻², सो 2 × 2.6 × 10⁻, क्या आ गया -2, 2 6 12, 2 2 4 5.2 × 10⁻²। आंसर इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द disappearance of the underlined BrO3-? See, we want relation between this one and this one. So for reactant, what will be the reactant? See, negative
concentration of this one with respect to time? Yes, but here coefficient is 3, here coefficient is 1, so check out third one, minus delta BrO3 upon delta T. Yes, absolutely right, 1 upon 3 delta Br2 upon delta T. See, this one's option is correct. Any doubt up to here? We have solved the question also. Next, see. Now see, done. Oh, done. Take a screenshot of this one fast. Take a screenshot. Done, 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 done. Done. अबे डिलीट हो जा, डिलीट. Now see, wait a minute. Now see, up to here we have discussed. Now next is rate law. Rate law. I am explaining in simple way. Suppose we are having one equation, small a capital A plus small b capital B. It is providing product P. According to rate law, listen, according to rate law, rate depends only on concentration of reactant. According to rate law, rate depends only on concentration. किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन पर. कैसे लिखते हैं देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कैपिटल ब्रैकेट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड रिएक्टेंट. और पावर में जो भी कोएफिशिएंट है ना, वो कोएफिशिएंट लगा दो. पावर में क्या हो, जो भी कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट लगा दो. तो रेट प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट. आर का मतलब रेट नहीं है, आर का मतलब क्या है बेटा, आर का मतलब है रिएक्टेंट, और कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन. तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और आर जो इंडिकेट, जो के है ना, इंडिकेट कर रहा है किसको, रेट कांस्टेंट को. के इंडिकेट कर रहा है किसको, रेट कांस्टेंट को. तो यहां पर मुझे रेट निकालनी है. तो देखो कैसे निकालोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी. अब क्या करो, जो कोएफिशिएंट दिए ना उन्हें उठा के रख दो किसमें, पावर में. उठा के किसमें रख दो, पावर में. सपोज करो मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं बेटा, n1a प्लस n2b गिव्स m1c प्लस m2d. ये मैंने आपको दे दिया. तो रेट जो डिपेंड करेगी ना, मेरी बात सुनो, रेट जो डिपेंड करेगी सिर्फ वो रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगी. तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के. रेट इक्वल टू के, ए टू दी पावर n1 और b टू दी पावर n2. किस पे डिपेंड करेगी, a टू दी पावर n1 और b टू दी पावर n2. दिस इज क्लियर. k इज रेट कांस्टेंट, k इज रेट कांस्टेंट. सर what will be the unit of rate constant? See, we are having direct trick here. Trick to find unit of rate constant. Unit of rate constant. See, K equal to mole 1 minus delta n
लीटर डेल्टा n माइनस वन एंड सेकंड इनवर्स। अब पॉइंट देखना भाई, यहां पर आराम से समझना। डेल्टा n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेल्टा n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा n की वैल्यू होती है 1। तो पुट करो k, मोल 1 माइनस वन क्या होगा? 0, और किसी की पावर 0 क्या होगा? 1। 1 माइनस वन 0, तो ये क्या आया? सेकंड इनवर्स। सपोज करो आपसे पूछे जीरोथ ऑर्डर का क्या होगा? जीरोथ ऑर्डर के लिए देखो, मोल 1 माइनस 0 तो 1, लीटर 0 माइनस 1 तो -1, और ये क्या आया आपका? सेकंड इनवर्स। क्या आ गया आपका? सेकंड इनवर्स। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं बेटा किसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज हम मॉलिक्यूलरिटी तक ओवर कर देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखो, ये है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ द पावर ऑफ the sum of the power of concentration of reactant is known as order of the reaction. See, suppose one equation given, small a capital A plus small b capital B gives product P. Okay, so rate here, what will be the rate here? See, rate here K concentration of A power small a, B power small b. अब आपसे देखो क्वेश्चन किस किस पैटर्न पे पूछ सकता है? वो पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, तो होगा स्मॉल ए जो ऊपर दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो क्या होगा? स्मॉल बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू टोटल रिएक्शन निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू टोटल, तो क्या करो? ए प्लस बी कर दो, घबराने वाली बात नहीं है। ए प्लस बी कर दो, घबराने वाली बात नहीं है। अब एक चीज और यार, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, वो हमेशा स्लो स्टेप के लिए निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है? स्लो स्टेप के लिए। सर अगर रिएक्शन एक ही स्टेप पे नहीं हो रही तो हमारे पास दो रिएक्शन है बेटा, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है हमारे पास कौन सी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। देखो, एक पैटर्न तो ऑर्डर फाइंड करने का ये हो गया, एक आपको डायरेक्ट स्लो स्टेप दे दे तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हो, और एक आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दे तो उस केस के अंदर क्या करेंगे वो हमें देखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, सुन लेना मेरी बात को गौर से। यहाँ पर मैं रेड कलर के इंक यूज़ करके लिख रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है
वो ज़ीरो हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट में भी हो सकता है, और पॉइंट में भी हो सकता है। यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत आए तो पूछो, नहीं आए तो बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो भाई, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, देखना। मॉलिक्यूलरिटी द टोटल नंबर ऑफ molecules species और ions participating in a complex reaction, in an elementary reaction। इसका सिंपल मीनिंग ये है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, तो देखो होता क्या है, जैसे ये ए है और ये भी क्या है, ए है। ये रिएक्ट कर रहा है किससे, ये बी, और ये भी क्या है, बी। ये ए और बी भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इनमें कॉलिजन होगा, इनमें क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो यहां पर क्या बनता है, एक आपका इंटरमीडिएट, आप सबको पता है, ऑर्गेनिक पड़ी हुई है। ये ए और ये बी, ये बना इंटरमीडिएट। उसके बाद बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज। ये हुआ क्या, क्लीवेज, और हमें क्या मिल जाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल। कितने, 2AB, 2A और B मिल गए यहां पर। तो देखो भाई, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने स्पीसीज या कितने आयन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वही क्या होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जितने भी मॉलिक्यूल्स हों या स्पीशीज हों या आयंस हों जो आपस में रिएक्ट करते हैं, वही क्या होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अब पॉइंट सुनना, ये जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, प्रैक्टिकल नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, प्रैक्टिकल। ये है आपकी क्या, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ये है थ्योरेटिकल क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट सुनना, ये हमेशा इंटीजर होगी, मतलब कंप्लीट वैल्यू होगी। जीरो नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शनल नॉट पॉसिबल, पॉइंट में भी नहीं हो सकती। ऑलवेज इंटीजर मीन्स फुल वैल्यू होगा, 1 2 3 लाइक। ऑलवेज इंटीजर, हमेशा क्या होने वाला है, ये इंटीजर ही होगा। अब सुनो, अगर आपके पास, सुन लेना, कई लोग ये बोलते हैं सर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, क्या बोला मैंने, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उस केस के अंदर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम। अदरवाइज क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो समझा रहा हूं इसको, नोट डाल के। in an elementary reaction, order of reaction equal to what, मॉलिक्यूलरिटी। सर अगर रिएक्शन आपकी
एलिमेंट्री ना होके कॉम्प्लेक्स हुई, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ईच स्टेप के लिए अलग अलग निकलती है। दोबारा सुन लेना, ईच स्टेप के लिए अलग अलग निकलती है। और एक बात बताऊं, अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है तो आप पकड़ लो किसको, स्लो स्टेप को। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन बाय स्लो स्टेप। जैसे आपने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था, SN1 मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो वही स्लो था, उसी से निकालते थे। और एक पॉइंट और, चाहे आप मॉलिक्यूलरिटी ले लो, चाहे क्या ले लो आप, मॉलिक्यूलरिटी, और चाहे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले लो, ये 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 3 हो सकती है। सर ऐसा क्यों भाई, कितनी डायमेंशन से अटैक हो सकता है? देखो, एक मॉलिक्यूल एक्स से वाई से आ रहा है, एक एक्स से आ रहा है और एक जेड से आ रहा है। ये 3 मॉलिक्यूल हैं। एक आया कहाँ से, वाई से, एक आया कहाँ से, एक्स से, एक कहाँ से आया, जेड से। तो कॉलिजन जो पॉसिबल है इस पॉइंट पर वो 3 ही डायरेक्शन से तो है, या तो वाई से, या एक्स से, या जेड से। 3 ही डायरेक्शन से पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ एक टॉपिक और करा देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट लेक्चर पे हम न्यूमेरिकल कर सकें। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, समझना ढंग से। इन इट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, बट molecularity is more than 1। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक आएगा, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज़्यादा आएगी। तो समझो, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एन एसिडिक मीडियम, इन एन एसिडिक मीडियम। समझना भाई इस पॉइंट को, अब आराम से समझो तसल्ली से। इसका मीनिंग क्या है, आपने एस्टर ले लिया और एस्टर लेने के बाद यहाँ पर आपने डाल दिया H+ एसिडिक मीडियम। तो आपको ये तो पता है, एक तो बनेगा एसिड और एक बनेगा क्या आपका एल्कोहल, ये 2 बनेंगे। और साथ में क्या यूज़ करते हो आप, H2O। क्या करते हो, H2O। अब आपको इसका रेट लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, रेट लॉ इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, और यहां लिखोगे क्या, H2O। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलती है
कि जितनी स्पीशीज रिएक्ट करती हैं मॉलिक्यूलरिटी के अंदर, जितनी स्पीशीज रिएक्ट करती हैं वही मॉलिक्यूलरिटी होती है। लेकिन यहाँ पर H2O एक्सिस में है तो हम K इंटू H2O को एक नया सिंबल दे देते हैं K डैश, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट जो निकल के आ रही है ना वो आ रहा है K डैश, और ब्रैकेट में क्या आया निकल के, इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5। ऑर्डर क्या है 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है 1। और एग्जाम्पल भी हैं इसके, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसका एक एग्जाम्पल है। याद रखना इस चीज को। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं भाई, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना भाई, ये गोल्डन की पॉइंट है अपने। द रिएक्टेंट taken in excess cannot affect the rate of reaction। जो रिएक्टेंट आपने एक्सेस में लिया है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। जैसे देखो प्रीवियस वाले में मैंने किसको गायब कर दिया था, H2 को मैंने गायब ही कर दिया था यहां से मैंने, क्यों, एक्सेस में था ये। सेकंड, order of reaction is determined experimentally, that I have told you। order of reaction determined experimentally। तो देखो एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए किसका यूज किया मैंने, फॉर्मूले का, कौन सा, K इक्वल टू मोल 1 माइनस डेल्टा एन लीटर डेल्टा एन -1, और नेक्स्ट है सेकंड इनवर्स। अगले लेक्चर पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं भाई, तो इस लेक्चर को आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर पे हम 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे विद कैलकुलेशन, उसके बाद हमारी कॉलिजन थ्योरी रह जाएगी। तो बेटा पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।